के अग्रज तो हैं ही श्री अशोक मिश्रा जी। आपकी जो फ्रेटर्निटी है फिल्म, उसके भी बहुत बड़े हस्ताक्षर, जैसा आप सब ने सुना, आप सब जानते भी हैं। जो नहीं जानते हैं वे गूगल कर लें, उन्हें पता चल जाएगा कि अशोक मिश्रा जी क्या हैं। ये रवायत आजकल हमारे यहाँ है। हम सब इस मायने में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे लोग हमारे सामने, हमारे साथ में हैं, जिनसे हम खुल के रूबरू बातचीत कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारी बहुत सारी जिज्ञासाएं, चिंताएं, परेशानियां फिल्म तकनीक को लेकर, फिल्म के क्रिएटिव एस्पेक्ट को लेकर, उसके साहित्यिक क्षेत्र को लेकर बहुत सारी होती है। इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी बार हम क्या करते हैं कि उन्हें भूल जाना चाहते हैं या उन्हें छोड़ देते हैं, और वे चिंताएं फिर फिल्म में या हमारे काम में लक्षित होती हैं, दिखती हैं। ये मौका है जब हम अशोक जी के ज़रिए, अशोक जी के माध्यम से, अशोक जी से ये सारी बातचीत को करके मैं एक बार इस मंच पे पुनः अशोक जी का स्वागत करता हूँ, और इस बात के लिए उनसे अनुरोध करता हूँ कि कल एक सेमिनार हुआ जिसमें जिंदगी और सिनेमा को लेकर गहरी बातचीत हुई। आप में से कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे। विषय था कि सिनेमा जिंदगी के पास और जिंदगी से दूर। हम सब जानते हैं, मैं बस 2 मिनट में उसकी भी एक छोटी सी भूमिका बनाना चाहूँगा कि वो विषय गंभीर था, गंभीर है। हम सभी लोग जब फिल्मों को देखते हैं तो 2 बातें हमारे मन में हमेशा रहती हैं। एक होती है जिस पे हम विश्वास करना चाहते हैं, और एक होती है जिसको हम सिर्फ लार्जर देन लाइफ मान के सिनेमा पे देखते हैं और बाहर निकलते हैं पॉपकॉर्न की तरह भूल जाते हैं। जो याद रह जाता है वो जिंदगी है, जो भूल जाते हैं वो जिंदगी से परे है। इस तरह के सिनेमा कि ये भी मैं मानता हूँ निश्चित तौर पे, ये माननीय अशोक जी ने भी कल भी इस बात का उल्लेख किया कि सिनेमा भारत में, वैसे तो पूरी दुनिया में, लेकिन भारत में ये ज़रूर है कि दुनिया के कई देशों में सिनेमा व्यवसाय का सीधा माध्यम नहीं है। वहाँ सिनेमा कला का माध्यम है, और वे उसके ज़रिए उस देश की, उस समाज की, उस समय की समस्याओं को, कठिनाइयों को और मानसिक चिंताओं को सामने रखते हैं और तब काम करते हैं। क्योंकि सिनेमा बहुत तेजी से फैलता है, वो उसमें उसकी प्रकृति है, आप उसे रोक नहीं सकते। हम जैसे आज के शब्दों में कहते हैं वायरल हो जाना, तो सिनेमा बहुत तेजी से वायरल होता है, और इसका लाभ उठाकर वो देश या उन देशों ने इसकी ताकत को समझा और उस तरह का सिनेमा रचा। दूसरा है जिसको हम बड़ी आसानी से हॉलीवुड और बॉलीवुड या टॉलीवुड या जो कुछ भी कहते हैं, वो सारी चीज़ों में सिनेमा के 2 हिस्से हैं। एक सिनेमा जिसको मैं फिर से कहूँगा जो जिंदगी का है, और एक है जो व्यवसाय है। अब ऐसे में भी अगर कहा जाए तो कल भी बात चल रही थी, मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा कि हम बाहुबली की बात करें तो लार्जर देन लाइफ व्यवसाय के लिए किया गया ऐसा सिनेमा जो किसी भी तरह से आपके आज को और आपके आने वाले कल को नुकसान ना पहुंचाए, वो था बाहुबली। बाहुबली का हमारी जिंदगी से कोई सरोकार नहीं। बाहुबली में कोशिश की गई एक बहुत बारीक सा धागा था जो रिश्तों पर था, वरना सारा कुछ जो होता है वो ये माना भी गया है कि सब कुछ रामायण और महाभारत से ही प्रेरित होता है। उन्हीं की कहानियों के सार को लेकर बहुत सारी कहानियां बुन ली जाती हैं। होता यही है कि एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, उनके बीच में फिल्म तैरती रहती है। आप किसके साथ हैं, आप अच्छे के साथ हैं या आप बुरे के साथ हैं, ये आपके ऊपर है। ये निश्चित तौर पे है, हमको आकर्षण बुरे का होता है, इसलिए कि उसे हम दिखाया ही वैसा जाता है। हमें बताया जाता है कि वो बहुत मतलब कमाल है। अगर किसी विलेन का आप टापू पे बना हुआ डैम देखेंगे तो उसके पास तमाम सारा कुछ होगा, बहुत खूबसूरत लड़कियां होंगी, पानी होगा, हवाई जहाज होगा, सब कुछ होगा, और फिर भीगता भागता दौड़ता भागता जो हीरो आता है वो अंत में सब तहस नहस कर देगा, लेकिन आता वो ऐसा है जैसे कि हम नहीं होना चाहते।
धीरे धीरे हम वही होना चाहते हैं। तो ये जो एक सिनेमा है जो लार्जर देन लाइफ है लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसा भी सिनेमा है जो जिंदगी के करीब कई सारे मायने हैं। आज ओटीटी पे जिंदगी के करीब के या जिंदगी की उस विकृति को दिखाने वाला भी शो चल रहा है। कहने को वो सबको जिंदगी का हिस्सा है, निश्चित तौर पे है, लेकिन क्या सच में सिनेमा या ओटीटी उसका माध्यम होना चाहिए, ये प्रश्न है। लेकिन हम जब तक देखते रहेंगे, हम जब तक सराहते रहेंगे, वो इसका हिस्सा बना रहेगा। ये हम ही होंगे जो हम ये नहीं कहते कि आप हर समय जय संतोषी माँ देखिए, बिल्कुल मत देखिए, लेकिन जिंदगी तो सच में आपकी भी आसान नहीं है, कठिन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनमें आपको परेशान करती हैं। नए बच्चों से, नए फिल्मकारों से सिर्फ यही मेरी तरफ से तो कहना होगा कि आप ऐसे विषयों को, ऐसे मुद्दों को कोशिश करें देखने, समझने, जानने की। फिलहाल अभी तो और ज़्यादा करिए, क्योंकि अभी आपके पास ना तो लगाने के लिए पैसा है और ना ही आप उसमें लगाते हैं, थोड़ा सा पैसा लगाते हैं। आजकल की जो मोबाइल तकनीक है उसके ज़रिए तो आप इस तरह की फिल्में बना सकते हैं, लेकिन उन मुद्दों से आप समाज के उस हिस्से को जो आपसे जुड़ रहा है ज़रूर जागृत कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, हम इनसे बचें, इनको कैसे इनसे बच सकते हैं या क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करें। तो चलिए हम वापस लौटते हैं अशोक मिश्रा जी की तरफ। अशोक मिश्रा जी की ने अभी खुद ही बताया कि समर और नसीम 2 फिल्मों के लिए हाल ही में उनको अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला है। अवार्ड एक पैमाना है, ये तो यकीन जानिए कि अशोक जी का मेरे लिहाज से सारा ही काम अवार्ड किए जाने लायक है, क्योंकि वे उनके पास एक बहुत ही करीने से बनी हुई एक दृष्टि है, उनका पूरा का पूरा एक अप्रोच है जो सिनेमा और थिएटर दोनों में एक जैसा चलता है, क्योंकि अशोक जी इसी तरह सोचते हैं, विचारते हैं। अशोक जी न सिर्फ भारत बल्कि भारत की लोक संस्कृति, भारत की जन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम सुनते हैं, हम बात करते हैं, हम जानना चाहेंगे कि अशोक जी हमको उन सारी फिल्मों के बारे में और अपने काम के बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने इतना अच्छे से विषय को सामने रखा है और जिंदगी का सिनेमा और जिंदगी से लापता होता सिनेमा पे हमने चर्चा की थी कल। मैं कुछ एक इंटरेस्टिंग वाक़या आपको बताता हूँ कि ईरान इराक में फिल्म बनाना बहुत कठिन काम है। वहाँ की हुकूमत को लगता है कि जो फिल्म मेकर हैं वो बहुत ख़तरनाक लोग हैं, दे आर वेरी डेंजरस पीपल, सो दे बैन देम। तो एक डायरेक्टर हैं जफ़र पनाही, उनकी फिल्म को लोगों ने ये समझा हुकूमत ने कि ये फिल्म हमारे अगेंस्ट है और जफ़र पनाही को घर में कैद कर दिया, नज़रबंद, और वो प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते थे, किसी से बात भी नहीं कर सकते थे, किसी से मिल भी नहीं सकते थे और फिल्म भी नहीं बना सकते थे, बैन कर दिया। तो जफ़र पनाही क्या करे, क्योंकि उसको तो कहनी है अपनी बात, और वो प्रोटेस्ट का सिनेमा लिखता था, प्रतिरोध का सिनेमा डायरेक्ट करता था। तो उसने एक स्क्रिप्ट लिखी उस नज़रबंद रह के प्रिजन में, हाउस अरेस्ट में, ही रोट एन स्क्रिप्ट, और उस स्क्रिप्ट को उसने पढ़ के, बोल के रिकॉर्ड किया, और उसका पेन ड्राइव, जब उसका बर्थडे आया तो एक उसका बंदा दोस्त आया तो केक के अंदर उस पेन ड्राइव को उसने डाल दिया और वो केक को लेके चला गया। और वो फिल्म, वो पेन ड्राइव इस तरह से कॉन फिल्म फेस्टिवल में चली गई, उसको स्मगल करके कॉन फिल्म फेस्टिवल में वो पहुंच गई। वो फिल्म शूट नहीं हुई थी, ऑडियो था उसका, और वहाँ दिखाई गई और लोगों ने उस फिल्म की बहुत तारीफ की। उस फिल्म का नाम है, आप सर्च कीजिएगा, दिस इज़ नॉट ए फिल्म, और दुनिया की एक चर्चित फिल्म बन गई वो।
तो कैसे लोग सिनेमा कर रहे हैं, कितनी मुश्किलों में सिनेमा कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये पाबंदी नहीं है, आप आज़ादी से सोच के फिल्म बना सकते हैं। तो ऐसी फिल्म बनाइए जो कुछ बोले, कुछ संवाद करे लोगों से, कुछ बातचीत करे, लोगों के दुख सुख को दिखाइए। हमारे यहाँ सिनेमा का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, दादा साहब फाल्के से लेके आज तक। और हम सब ने देखी है फिल्में, पुरानी फिल्में देखी हैं हमारी, जो क्लासिक फिल्में हैं, मदर इंडिया, पुरानी देवदास, सुजाता, बंदनी, पैगाम, मजदूर, तमाम फिल्में हैं जो ज़िंदगी को दिखाती थी। जेमिनी की फिल्में, बहुत सारी तमाम फिल्में हैं जो लाइफ को दिखाने की कोशिश करती थी। लेकिन बाद में सिनेमा धीरे धीरे, अब के आसिफ साहब जिन्होंने मुगले आजम बनाई, वो चौथी पास थे और गंदा सा कुर्ता पजामा पहने सेट पे काम करते रहते थे मुगले आजम के। यहाँ कील ठोकना, यहाँ ये करना, यहाँ ये करना, ये वो काम करते रहते। यहाँ शीशा लगाना, यहाँ कांच लगाना, मजदूर की तरह काम करते थे आसिफ साहब। और मुगले आजम में एक तानसेन का चरित्र है जिसकी एक आलाप है। तो वो उन्होंने सोचा कि इसको मैं बड़े गुलाम अली खां साहब से गवाऊंगा, और वो जयपुर पहुंच गए बड़े गुलाम अली खां के पास। एक फटीचर सा आदमी वहाँ पहुंचा, तो उसने कहा क्या बात है, क्या मुझे आपसे एक आलाप गवानी है। तो बोले क्या करते हो, क्या मैं फिल्म बनाता हूँ। तो क्या भाग जाए यहाँ से, फिल्म बनाता है तेरे को कोई संगीत, फिल्म वालों को संगीत की समझ है ही नहीं, बाहर जाओ, मुझे नहीं कर गाना वाना है कुछ तुम लोग के साथ, तुम लोग क्या जानोगे संगीत वंगीत। डांट के भगा दिया। लेकिन जुनून देखिए कि वो बाहर ही बैठ गया उनके घर के, दिन भर बैठा, रात भर बैठा। अगले दिन खिड़की खोला उन्होंने तो देखा कि वो बैठा हुआ है, तो खिड़की फट से बंद कर दिया। उसने भी देखा, खिड़की फट से बंद कर दिया, बैठा रहा बैठा रहा। अगले दिन फिर खिड़की से देखा, तो उन्होंने उसको बुलाया कि आ जा, कह देख मैं तेरी फिल्म नहीं करूँगा, और टालने की गरज से कहा कि पैसे कितने देगा तू अगर मैं किया तो कहे जितना आप मांगोगे उससे 1 रुपया ज़्यादा। अब बोलिए आप। तो उन्होंने कहा 500 रुपये दे सकेगा। 500 रुपये ने आज का 5 लाख है और उससे भी ज़्यादा हमारा। तो क्या उससे 1 रुपये ज़्यादा दूंगा, गाना आपको ही है। और उन्होंने गाया वो आलाप, आप मुगले आजम फिल्म में देखिएगा, क्या गायकी है। तो ये जुनून होता था सिनेमा बनाने के लिए। अब सिनेमा क्या हो गया, मिक्स वेजिटेबल हो गया है। इधर इधर मिलाया, इधर सड़ा हुआ गोभी, सड़ा हुआ पालक, सड़ा हुआ सब कुछ डाल के एक मिक्स वेजिटेबल जैसा पेश कर दिया जाता है गरम करके। थोड़ा सा काजू डाल देंगे दिखाने के लिए, 1-2 किशमिश डाल देंगे, हीरोइन किशमिश है, स्टार काजू है, और पेश कर रहे हैं वो सड़ी हुई सब्जी जिसका जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है। दूसरा, फास्ट फूड जैसा हो गया है, फटाफट फिल्म बना रहे हैं लोग। के आसिफ साहब ने 5 साल 7 साल में फिल्म बनाई थी मुगले आजम। और भी फिल्में जो पहले बनती थी वो 3 साल 4 साल से कम में कोई फिल्म नहीं बनती थी। राज कपूर साहब लगे रहते थे, लोग जुनून की तरह से उसी में डूबे रहते थे। अब तो मेरे से कहते हैं प्रोड्यूसर लोग, डायरेक्टर लोग कि सर फिल्म लिख दीजिए, तो कितना समय लेंगे। तो मैं कहा मैं भाई टाइम लेता हूँ लिखने का, सर अगर 20-25 दिन में लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, 20-25 दिन में फिल्म तो लिखी ही नहीं जा सकती कोई। चलिए सर आपको 1.5 महीना दिया। मैं कहा देखो मैं 1 साल से कम में नहीं लिखूंगा अगर लिखवाना है तो फास्ट फूड हो गया है, मिक्स वेजिटेबल हो गया है, कोई इंटरेस्ट नहीं है आर्ट से। हमारे यहाँ टेक्नीशियन जो है वो वर्ल्ड के बेस्ट टेक्नीशियंस में एक है, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर है हमारे यहाँ, एडिटर है एक से एक, कमाल के टेक्नीशियंस हैं, राइटर एक से एक है। आपके यहाँ राइटर बहुत हैं लेकिन कदर नहीं है।
कमर्शियल सिनेमा में राइटिंग होती ही नहीं, फिल्म बन जाती है उसके बाद स्क्रिप्ट लिखी जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया, फिल्म बन गई, शूट हो गई, बोले स्क्रिप्ट कहाँ है, सेंसर के लिए भेजना है, तो घर लिखवा दो किसी असिस्टेंट से जो शूट किया है उसको। ऐसी भी घटनाएं होती। तो ऐसे लोग फिल्म नहीं बनाते, ये पैसा बनाते हैं। जी राकेश जी। ये सारी जो चिंताएं हैं या जो बातें हैं, जो हकीकत है, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी वास्तविकताओं से आप भी परिचित हैं, बहुत सारी से आप नहीं हैं परिचित, या यूं कहा जाए कि हम उसे अपना विषय ही नहीं मानते कि हम उससे जुड़े या इन चीज़ों को जाने समझे। बहरहाल कहने का मतलब ये है अशोक जी का कि ये जो फास्ट फूड है, ये जो मिक्स वेज है, इसमें आप रुचि ना लें। फिलहाल अभी आप, सच तो ये है कि मैं बिल्कुल यंग फिल्म मेकर्स के लिए बोल रहा हूँ कि जिन्हें अभी बड़े फलक पर जाना है, बड़े आसमान पे ऊंचाइयों को छूना है, या एक बड़ा सिनेमा रचना है, उनके लिए सबसे पहले ज़रूरत यह है कि वे रूट बेस पे, जड़ों पे काम करें। आप जिस इलाके में हैं, आप जिस अंचल में हैं, आप जिस क्षेत्र में हैं, आप जिस बोली के बाशिंदे हैं, जिस बोली को बरतने वाले हैं, आप यकीन जानिए कि उसके अंदर इतना कुछ है ज़िंदगी का रहस्य, इतना ज़िंदगी की रवायतें हैं कि आप अगर उन सारी चीज़ों से ही प्रेरित होकर कुछ कहने सुनने की बात करते हैं तो बहुत अच्छा सिनेमा रचा जा सकता है। इसी में मैं एक लाइन जोड़ दूं, राकेश भाई ने जो बड़ी अच्छी बात कही है, राहुल सॉरी, तो सत्यजीत रे महान डायरेक्टर दुनिया के, कलकत्ता में रहते थे और उनकी जब फिल्में दुनिया भर में चर्चित हो गई तो उनसे बहुत हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स ने, फाइनेंसर्स ने कहा कि आप हमारे यहाँ आके फिल्म बनाइए। वहाँ बड़ी तकलीफ में फिल्म बनाते हैं, सुना है, कभी अपनी कार गिरवी रख देते हैं, कभी पत्नी के गहने गिरवी रख देते हैं। आप हमारे यहाँ आके आराम से फिल्म बनाइए, हम पूरा फाइनेंस करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता के बाहर फिल्म नहीं बना सकता, जिस जगह को मैं नहीं जानता वहां पे मैं फिल्म नहीं बना सकता। ज्यादा से ज्यादा मैं बंगाल जा सकता हूँ, थोड़ा गांव में, कलकत्ता के बाहर गांवों में जा सकता हूँ। उन्होंने पूरी लाइफ में 2 फिल्में बंगाल से बाहर बनाई हैं। एक शतरंज के खिलाड़ी, जो लखनऊ में ही बन सकती थी और कहीं नहीं बन सकती थी क्योंकि लखनऊ की कहानी है, वो भी उन्होंने प्रेमचंद को चुना। दूसरा उन्होंने सदगति बनाई है जो छत्तीसगढ़ में शूटिंग किया उन्होंने, और छत्तीसगढ़ उनको बड़ा प्रभावित करता था। जब वो हावड़ा बॉम्बे मेल से जाते थे तो छत्तीसगढ़ दिखता था उनको, तो वहाँ के गांव घर उनको बहुत इम्प्रेस करते थे। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में वो फिल्म चुना। उनको लगता था प्रेमचंद की कहानी के लिए छत्तीसगढ़ बहुत ही बढ़िया जगह है शोषण के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत कास्ट प्रॉब्लम है, छुआछूत है, और कहानी उसी पे थी। तो उन्होंने फिल्म बनाई। तो और वो ये कहते थे कि जितना लोकल होगे उतना ग्लोबल होगे, जितना स्थानीय होगे उतना ही वैश्विक होगे। तो आप स्थानीय होइए, नकल मत कीजिए। विदेशी फिल्में देखिए, सारी दुनिया की फिल्में देखिए, उनसे सीखिए, लेकिन काम आप अपनी जगह में अपनी तरह का काम कीजिए तो आप दुनिया में छा जाएंगे। मैंने बघेलखंड में काम किया, सतना, रीवा, पन्ना, ये सब, उसमें वेलकम टू सज्जनपुर, सतना के पास एक गांव है सज्जनपुर, और वेलकम टू सज्जनपुर पूरी दुनिया में चली। समर सागर का गांव है, मुझे इसके लिए नेशनल अवार्ड मिला, बेस्ट राइटिंग स्क्रीन प्ले, क्योंकि मैंने अपनी जगह को पकड़ा। तो आप लोग भी अपनी जगह को, जैसा कि राहुल भाई ने कहा कि अपनी जगह को लेके काम करिए, और संभावनाएं बहुत हैं आपकी जगह में। मेरे को कोई कहे तो मैं शायद यहीं रह के फिल्म करूं, क्या बात, यहीं फिल्म बनाऊं। और कटहल हमने बनाई है, अभी कटहल आई है, बुंदेलखंड की फिल्म है वो। महोबा हम लोग रखने वाले थे, उसका शूटिंग का जगह जो पास में है आपके। और महोबा उस समय चुनाव थे यहाँ,
तो लोगों ने कहा कि सर चुनाव के समय में आप शूटिंग मत करिए, प्रॉब्लम आ सकती है, तो रोक सकते हैं, कुछ कह सकते हैं कि अभी मत करो, बाद में करो। तो फिर हमने ग्वालियर में के पास गांव में शूट किया उसको। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ बहुत लोकेशन अच्छी हैं, आर्टिस्ट एक से एक हैं, म्यूजिक कमाल का है बुंदेलखंड का। समर हम देख नहीं पा रहे हैं, कभी कभी ऐसी होता है, टाइमिंग नहीं होता है, पर समर में म्यूजिक हमने इस्तेमाल किया है यहाँ का, कमाल का म्यूजिक है, अद्भुत अद्भुत गायक हैं यहाँ के, अद्भुत डांसर हैं, अद्भुत एक्टर हैं, सबका हमने इस्तेमाल किया है। आप भी ऐसी फिल्म बना सकते हैं और बनाइए, मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। हाँ राहुल भाई, ये जो प्रेरणा है आप लोगों के लिए, सर ने संगीत की बात की, लोक की बात की। मैं लोक कलाओं में भी बहुत 28 साल तक काम करता रहा। अपनी जड़ों से उखड़ा हुआ था मैं। वजह ये कि पैदा कहीं हुआ, एजुकेशन कहीं हुई, फिर आके जहाँ ठौर ठिकाना मिला भोपाल में, तो कुल जमा ये है कि अपनी जो मूल बोली है, उसकी जो खुशबू है, उससे दूर रहा। जब इस काम को करने के लिए आया, मैं अपनी लोक कला परिषद में शामिल हुआ, नौकरी के लिए हुआ, तो सब देखने, जानने, समझने का मौका मिला। और मौका मिला इस बात को जानने का कि बहुत बड़ा भ्रम हम पढ़ने लिखने या शहर में रहने वाले पाले रहते हैं कि हम जिंदगी को बहुत जानते हैं। हकीकत ये है कि हम कुछ नहीं जानते। उसकी वजह यह है कि शहर आपको डिक्टेट करता है कि आपको कैसे जीना है। आप यकीन जानिए, आप कभी अपने आप को कसौटी पे कस के देखिए, वो आपका शहर होता है जो आपको ये बताता है कि आपको कैसे जिंदगी जीना है। लेकिन जो हमारा लोक होता है वो डिक्टेट नहीं करता, वो हमें अपने साथ चलने के लिए प्रेरित करता है। वो हमसे कहता है कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो। वो एक बरगद का पेड़, वो एक पीपल का पेड़, वो एक आम का पेड़ जो आपके दादा दादी का भी साक्षी था, वो आपका भी साथी है। बस इसी तरह से जिंदगी फलती फूलती रहती है। उसको देखने और जानने की जरूरत है। आप लोग फिल्मों को करेंगे, जब फिल्में बनाएंगे, तो यकीन जानिए कि जो कुछ भी आपके आसपास है, जो आपके बिल्कुल अंतस में है, वो सब, जैसा अशोक जी ने बहुत बड़ी बात कही कि लोक ही है जो ग्लोबल है, जो स्थानिक है वही वैश्विक है। स्थानिक होने का बहुत सारा मतलब है, बहुत सारा मतलब है। हमारे यहाँ तो मैं आपको बताऊं कि आज हर गली, गांव, कस्बे में आपको वो मोमोज और चाउमीन और क्या क्या होता है, ये सब खाने को मिल जाता है। हम उसे खाते इसलिए कहते हैं कि चाइनीज है। और आपको मालूम है कि उसमें तनिक सा भी कुछ भी चाइनीज नहीं होता, वो हमारा स्वाद होता है। पदार्थ हम वही डलवा लेते हैं सारा का सारा जो हमें अच्छा लगता है, और खाने का भ्रम ये पाल लेते हैं कि हम मोमोज खा रहे हैं। असली मोमोज खाइए कभी जाके बाहर चाइना में, तो पता चलेगा आपको। ठीक इसी तरह से जिंदगी भी हम ढाल लेते हैं अपने अनुरूप। हम उसकी कोशिश करते हैं। जब तक हमारा बस चलता है तब तक हम जिंदगी को अपनी तरह से जीने की पूरी कोशिश करते हैं, जब तक हमारा बस चलता है। और जब हमारा बस नहीं चलता है तो हम उसे बहने देते हैं। इसके बीच में रहिए, ना उसे पूरी तरह से आप डिक्टेट करें, ना उसे आपको डिक्टेट करने दीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे, ऐसा जानेंगे, समझेंगे, तो ये एक बड़ा मौका होगा। फिल्में निश्चित तौर पे उसमें एक बड़ा हिस्सा तकनीक का होता है। तकनीक के लिए ये भी तय बात है कि उसके लिए आपको थोड़ा सा ग्लोबल होना होता है। आजकल बहुत सारी चीज़ें जो लोग आप में से आईटी फ्रेंडली हैं, वे इसमें भी कोई शक नहीं है कि इसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वो भी आप जानते हैं। जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप तकनीक के ज़रिए जानने की कोशिश करें तो जान भी सकते हैं।
पर अब उसका उपयोग क्रिएटिवली कैसे करना है, इसके लिए फिर आपको एक उस्ताद के पास जाना होगा, जो उस्ताद आपको उस तकनीक के क्रिएटिव यूज को लेकर आपको बताएगा, समझाएगा, कहेगा और आपसे ये बात कहेगा कि इसका उपयोग कैसे करूं। ये सब कुछ जानना भी चाहिए। अभी फिलहाल जो आप कर रहे हैं या कर सकते हैं, जैसे आप जो कुछ भी शूट करते हैं उसको एडिट करने के लिए या तो आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और अपने तय एडिट करने की कोशिश करते हैं। और ये भी सही है कि जो कुछ भी शूट करता है आदमी, जो बनाता है, उसका लालच इतना ज़्यादा होता है कि वो कुछ भी काटना तो देखिए नहीं चाहता। वो तो यही मान के चलता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन फिर आपको एक स्पाइन की, एक रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत होती है कि आप कहना क्या चाहते हैं। उस कहने में वो क्या है जो मशरूम की तरह उसके इर्द गिर्द उग गया है, उसको काटना छांटना पड़ेगा, उसकी कतरब्यौत करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद जो आप कहना चाहते हैं वो सटीक ढंग से, क्रिएटिव ढंग से आप कह पाएंगे। सिनेमा, मैं ये भी मानता हूं, इस बारे में मैं अशोक जी से अगला प्रश्न या अगली जिज्ञासा रखूंगा कि सिनेमा जो है वो हमारे अंदर एक डीएनए की तरह, एक ब्लड ग्रुप की तरह कैसे रहता है और वे बिरले ही और थोड़े से लोग क्यों होते हैं जो इस सिनेमा को बाहर निकाल के रच पाते हैं। तो दूसरे शब्दों में कि इस एक फिल्मकार बनने की कुछ अनिवार्यताएं हैं, हमें उनको जानना चाहिए, अपने आप को उस कसौटी पे कसना चाहिए और तब हमें इसका निर्णय लेना चाहिए कि हमें इसमें जीवन का कुछ समय खपा देना चाहिए या नहीं। राहुल जी ने बहुत अच्छे से, आपके पास अच्छी भाषा है और अच्छे विचार हैं, तो बहुत कुछ जो मैं कहना चाहता हूँ वो कह देते हैं। हमारे अच्छे मित्र भी हैं तो हमारे विचार भी लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जो स्थानीयता होती है, आप फिल्म मेकर हैं, है ना, जैसा कि राहुल जी ने पूछा है, आप क्या करें। अक्सर हम लोग को ये लगता है यार हम गंवई गांव की फिल्म दिखाएंगे तो लोगों को बड़ा बोर लगेगा, इसमें क्या आकर्षक है। दुख तकलीफ की कहानी दिखाएंगे तो इसमें आकर्षक क्या है, क्यों देखेंगे लोग इसको। तो आपके पास एक नज़र होती है जिससे आप लोकल चीज़ों को ग्लोबल करते हैं। समर, आप देखिएगा, जब ये कहानी हम बनाने को सोच रहे थे श्याम बेनेगल, तो मैंने कहा सर इस कहानी में दलितों पे अत्याचार दिखाया गया है और वो देखते देखते लोग बोर हो चुके हैं। इतनी घटनाएं होती हैं, इतनी फिल्में बनती हैं कि दलितों पे अत्याचार हो रहा है, ऐसे तो इसको लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, कुछ इसमें नया होना चाहिए। तो कहानी चूंकि सच्ची घटना पे आधारित है, सागर जिले के पास एक गांव में दलितों पे अत्याचार हुआ था, उस सच्ची घटना पे फिल्म बनी है। तो मैंने कहा सर इसको ऐसा करें क्या कि एक यूनिट है, फिल्म यूनिट है, जो उस गांव में उस घटना को शूट करने आई है। घटना घट चुकी है लेकिन उन लोगों पे वो फिल्म बना रहे हैं उस घटना पे। तो बम्बई से यूनिट आई है जिसमें राइटर है, आप फिल्म में देखेंगे मैंने भी रोल किया है राइटर का, और डायरेक्टर है, टेक्नीशियन है, कैमरामैन है, सब लोग आए हुए हैं और हीरो हीरोइन भी लाए हैं वो अपने साथ। जो जिनके साथ अत्याचार हुआ था, नथु और उसकी वाइफ, उसका रोल करेंगे। तो नथु रघुवीर यादव बने थे जो गांव में बंदा है जिसके साथ अत्याचार हुआ है, और उसकी वाइफ बनी थी सीमा विश्वास। और बम्बई से जिसको लाए थे एक किशोर कदम नाम का बड़ा अच्छा एक्टर है मराठी का, वो, और राजेश्वरी सचदेवा जो हस्बैंड वाइफ का रोल करने वाले थे इनका। तो यूनिट यहाँ आती है और वो शूट करना शुरू करते हैं। और जो असली नथु है, जो रघुवीर यादव ने किया है वो रोल, बड़ा कमाल का रोल किया, आप देखिएगा फिल्म में। तो वो देखता है, सडनली वो कहता है नहीं 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 नहीं, हंसने लगता है। वो कहता है ये क्या शूट कर, ऐसा थोड़ी हुआ था, रियल घटना जो घटी थी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था।
हाँ, ये तो जब गोली चली थी तो आपके लोग हीरो हीरोइन तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे बकरी चराने जा रहे हो। अरे भगदड़ मच गई थी। तो लोग कहते हैं कि राइटर से बोलता है डायरेक्टर कि भाई क्या कह रहे हैं इन लोग। तो मैं कहता हूँ चल यार तू जबरन में टांग मत अड़ाया कर। मतलब उनकी जो सच्चाई है उसको कितने गलत ढंग से हम दिखा रहे हैं बम्बई वाले लोग। ऐसे कई सारे इंसिडेंट आते हैं। दूसरा, ये यूनिट डालने से फिल्म एक तरह की मॉडर्न हो जाती है। मुंबई के लोग आ रहे हैं शूटिंग करने, तो आप ऐसे कोई एलिमेंट डाल सकते हैं जिससे फिल्म ये हो जाए। दूसरा उदाहरण कटहल, जो अभी की चर्चित फिल्म है इस समय की, और नेटफ्लिक्स में आप देख सकते हैं उसको। उसमें एक लड़की है गांव की, वो फटी हुई जीन्स पहनती है। घुटने के पास फटी हुई जीन्स पहनने लगे ना आजकल लड़कियां, तो महानगरों में तो पहनती ही हैं। उसमें तो जीन्स को इतना फाड़ते चली जा रही हैं कि मालूम नहीं कितना और फाड़ना चाहते हैं जीन्स। हाँ, तो वो गांव की लड़की फटी हुई जीन्स पहनती है और गुटखा खाती है। इस बात से गांव वाले उसको चरित्रहीन मानते हैं, इसका चरित्र खराब है। अब बताइए, अब हमने ये कॉन्सेप्ट उसमें डाला है, एक लड़की जो जीन्स पहनती है फटी हुई तो उसको बुरी नजर से क्यों देखते हैं आप? क्या उसमें बुराई है? ज्यादा भी फटी हुई जीन्स है तो क्या बुराई है? क्या प्रॉब्लम है आपको अगर वो पहनना चाहती है तो? और जब फिल्म खत्म होती है तो वो लड़की अपनी जीन्स को और फाड़ लेती है गुस्से में आके। तो कैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट गांव में आप डाल सकते हैं, मॉडर्न सोच समझ की चीजें, और क्या क्या हो रहा है हमारे समाज में। ऐसा करके आप अपनी फिल्म को ज़्यादा रुचिकर बना सकते हैं, ज़्यादा कंटेम्प्रेरी बना सकते हैं। क्योंकि गांव में भी जो बदलाव आ रहा है, जैसे गांव में भी मोबाइल आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, गांव वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव की फिल्म मतलब गवई टाइप की फिल्म नहीं होगी। वो आज के समय को अगर आप दिखा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आधुनिक होंगी। जी राहुल जी। तो ये जो बातें कहने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इन सारी बातों पर से और वैसे भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो स्वागत है, आप लोग इस बात को बताएं।